रमन दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। आज जब ऑफिस से आया तो कुछ अनमना सा था। किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहा था। जब ऑफिस से निकलने वाला था कि घर से फ़ोन आया रमन की बहन सरला का। वह रो रही थी। क्या हुआ सरला, तुम रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठ सा गया। भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीखा। अब यह कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द उठा और डॉक्टर के आते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने सीरियस हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूँ, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। उसके रूममेट ने पूछा तो उसने पूरी बात बताई। छुट्टी का आवेदन समर को पकड़ाया, फिर ऑटो बुलाकर निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। शाम से ही बारिश के आसार थे। काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। हवा और बादलों का खेल चल रहा था। 8:30 बज गए बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते। अचानक अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी। शाम से लुका छुपी करते हुए बादल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसाने लगे। शहर की बिजली गुल हो गई। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले भी अपनी अपनी दुकान समेटकर भाग लिए। बस 4-6 यात्री ही बस स्टैंड पर थे। उन्हें इस समय बहुत ज़रूरी काम था। वह अपने गंतव्य पर जाने लगे। एकदम सुनसान डरावना माहौल लग रहा था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया हुआ था। सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डालकर भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की थी। 2 भाई और एक बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार किया करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़े भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी ने उनकी शादी कर दी कि बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगति छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन की नौकरी लग गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी ये सब वो सोच ही रहा था कि बड़ी तेज बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो पानी पूरा शहर को ही निगल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और कर्कश हॉर्न से वह हड़बड़ाकर अपने पिता के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब कोई बस नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 नंबर वाली बस है, क्या भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा। कंडक्टर ने कहा, हाँ बैठ जाओ। रमन बस में चढ़ गया। अंधेरा गुप्त था। कुछ यात्री पहले से ही बैठे थे। बस मिलते मिलते रात के 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा अब तो 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है, रात को काला चश्मा लगाया हुआ है। रमन ने उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक का टिकट बनाने को जैसे ही कहा, वह चौंक गया। कंडक्टर के हाथ खूब लंबे, नाखून और मुंह आधा जला हुआ, आंख नहीं थी। रमन की हालत खराब हो गई। डर से थर-थर कांपने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने पलट कर देखा, सभी यात्री उसकी ओर बढ़ रहे थे। सबके सब भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख, किसी का एक हाथ गायब था। बड़ा ही डरावना दृश्य था। अचानक भयंकर हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम नहीं बचोगे।
भयानक हंसी बस में गूंज उठी। अचानक रमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने खींचकर उसे बस से बाहर खींचकर धकेल दिया। सुबह हुई, रमन की आंख खुली। वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसका सिर बहुत जोरों से दर्द कर रहा था। रात की घटना को सोचकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सही सलामत है। चलती बस से धकेलने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी एक कार गुजरी। उसमें बैठे व्यक्ति ने उस रमन को सड़क से उठाया और उठाकर कार में बिठाला। राहगीर बोला, क्यों भाई, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? रमन ने बताया, कल रात मैं एक बस से भरतपुर जा रहा था। वो बस शायद भूतिया थी। यह मेरा वहम होगा। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। पता नहीं कैसे गिर गया। अरे मुझे तो पिताजी की अंत्येष्टि में जाना था। देर हो रही है, धीरे से रमन बुदबुदाया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी भरतपुर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रमन उसके साथ उसकी कार में बैठ गया। उसने बताया, मैं विवेक हूँ, मैं भरतपुर जा रहा हूँ, पेशे से वकील हूँ। वैसे मैं इस रास्ते से कभी नहीं आता। मैंने लोगों से सुना है कि करीब रात को 11 बजे एक 23 नंबर की बस यहाँ से गुजरती है। वो भूतिया बस है। जो उसमें चढ़ता है वो बचता नहीं, या कहें लापता हो जाता है, क्योंकि उसकी लाश भी कभी नहीं मिलती। विवेक की मदद से रमन भरतपुर पहुंच गया। विवेक ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, कभी भी कोई काम हो तो मुझसे संपर्क करे। बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रमन का ही इंतजार हो रहा था। गांव वालों की मदद से अंत्येष्टि का सामान का इंतजाम हुआ। बड़े भाई ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। रमन ने ही पिताजी का दाह संस्कार किया। रात जब वो अकेले बाहर बैठा था, तभी एक साया सामने दिखा। वो चीखने ही वाला था। तभी पिताजी की आवाज उभरी, बेटा रमन। रमन रोने लगा। जो आंसू अभी तक उसने दबा कर रखे थे, अब वो भी बांध बनकर, सैलाब बनकर बह चला। पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? रमन ने रुधे गले से पूछा। बेटा, मैं मरा नहीं, मार दिया गया। तुझे मालूम ही है, तेरा बड़ा भाई सुरेश गलत संगत में पड़ गया था। शायद मुझको ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। तुम लोगों की माँ नहीं बन पाया मैं, इसीलिए तो सुरेश बिगड़ गया। पिताजी ने कहा, नहीं पिताजी, आपने हम तीनों को माँ की कमी कभी नहीं खलने दी। आप चाहते तो दूसरी गृहस्थी बसा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। रमन बोला, रमन बेटा, मैंने सुरेश को सुधारने की हर संभव कोशिश की। उसकी नौकरी लगवाई और उसका विवाह भी किया, लेकिन फिर भी वह नहीं सुधरा। शादी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझसे पैसे लेने के लिए तेरी भाभी को ही हथियार बनाता, ताकि मुझ पर दबाव पड़े और मैं उसके अनाप शनाप खर्चों के लिए पैसे दूं। मैं उसे पैसे दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो मेरी कमजोरी समझकर बहू को मोहरा बना रहा है। मैंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनाई। उसमें 3 भाग किए, तेरी भाभी, तुम्हारा और सरला का। सरला को मैंने रुपए देने को कहे थे। अचल संपत्ति में तुम्हारा और भाभी का आधा भाग है, ताकि मेरे बाद भाभी के संपत्ति रहे और तुम्हारा भाई उड़ा ना सके। और वसीयत मैंने अपने दोस्त मुरारी के पास रखवा दी है। लेकिन जब सुरेश को ये खबर मिली तो वह मुझसे झगड़ने लगा। घर में रात दिन कलह करने लगा। उसने मुझसे वसीयत मांगी। मैंने उसे नहीं बताया कि कहाँ रखी है। 2-4 दिन उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वसीयत नहीं मिली। 1-2 दिन वो अच्छे बनने का नाटक भी किया उसने,
पर उसके इन हथकंडों से जब बात नहीं बनी तो एक दिन वह फर्जी वसीयत बनवा लाया और मेरे हस्ताक्षर लिए। मैंने साइन करने से जब इनकार किया तो वह कहीं से केरोसिन तेल ले आया और तेरी भाभी के ऊपर डालने लगा। तब मैंने डर से दस्तखत कर दिए। उस फर्जी वसीयत में पूरी जायदाद अपने नाम लिखी है। मुझे गहरा सदमा लगा और मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। मैं नीचे गिर पड़ा। बहू घबराकर सबको बुलाने चली गई। तब तक सुरेश ने मेरा मुंह तकिए से दबा दिया। यही कहानी है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम लोगों को तुम्हारा हक ना मिल जाए। तभी मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना। और हाँ, अपनी भाभी से पूछना, अगर वो तलाक लेना चाहती है तो ले ले। मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने ना कह दिया। उस जानवर के साथ अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे। तो रमन बोला, ठीक है पिताजी। पर पिताजी, सरला ने तो बताया था कि डॉक्टर ने आपकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। रमन के पास अभी बहुत सारे सवाल थे। हाँ बेटा, उसने डॉक्टर को भी पैसा दिया था और गांव में कहाँ पोस्टमार्टम कोई कराता है। सभी के सामने उसने दुखी होने का खूब नाटक खेला। पिताजी, मैं जब बस से आ रहा था तो मुझे बचाने के लिए आप ही आए थे क्या? हाँ बेटा, जिस बस से तुम घर चले थे वो भूतिया बस थी। करीब 4 साल पहले उस बस में आग लग गई थी। सभी यात्री जलकर मर गए थे। हर किसी ने कुछ न कुछ वासना थी। सभी अकाल मृत्यु के आगोश में चले गए थे। इसीलिए वो हर किसी राहगीर को, यात्री को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें इस खेल में मज़ा आता है। थोड़ी देर बाद वो साया गायब हो गया। रमन ने पूरी विधि विधान से 13वीं की रस्म पूरी की, लेकिन उसे पता था कि पिताजी यही हैं। उनका शरीर ही पंच तत्वों में विलीन हुआ है, लेकिन आत्मा यही है। 13वीं के बाद विवेक को बुला असली वसीयत रमन ने अदालत में पेश कर दी और नकली वसीयत को खारिज करा दिया। रमन ने भाभी से भी पूछा, भाभी, क्या आप भैया के साथ रहना चाहती हैं? हाँ देवर जी, पिताजी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। आज नहीं कल आपके भैया सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पिताजी के बिना घर काटने को दौड़ता है। वे ही हमारे संबल थे। पीहू की आंखों में आंसू बहने लगे। ठीक है भाभी, आप जैसा चाहो। सरला भी अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी। काफ़ी दिनों से बच्चों को ससुराल में छोड़कर आई थी। बैंक जाकर रमन ने सरला का हिस्सा भी उसे दे दिया। उसका मन शांत था। वह अपने पिताजी को हल्का महसूस करवा रहा था। आज जब गहरी नींद की आगोश में था तो एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया और उसमें से पिता का प्रसन्न मुद्रा में चेहरा उभरा। थोड़ी देर में वह प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में गायब हो गया। भाभी, मायके चलना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं प्रयाग जा रहा हूँ पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने।